नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। हालांकि इस हफ्ते मार्केट ने बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड नहीं किया है। इनफैक्ट आप देख पाएंगे 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है, लेकिन इस 400 पॉइंट की रेंज में भी आपको बड़े गैप्स भी देखने को मिले हैं। स्पेशली कल आपको बड़ा गैप अप होता हुआ नजर आया, फिर गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल वोलेटिलिटी का माहौल तो कंटिन्यू ही है। तो नेक्स्ट हफ्ते मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एफआईआई डीआईआई डेटा के बारे में बात करते हैं। आप देख पाएंगे एफआईआईज लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं, डीआईआईज कंटिन्यूअसली बाइंग तो कर रहे हैं, लेकिन जितना सेलिंग प्रेशर आपको एफआईआईज की तरफ से देखने को मिल रहा है उतना बाइंग प्रेशर आपको डीआईआईज की तरफ से दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्लियरली ये अच्छी बात नहीं है। इंस्टीट्यूशंस की तरफ से फिलहाल सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ता है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में आप देख पाएंगे कंटिन्यूअस गिरावट हो रही थी। यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस गिरावट होती हुई नजर आती है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो वापस ये तेजी हो सकती है, कुछ वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो वापस ये 7000 के नीचे आ जाता है तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रूड ऑयल में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात रहेगी। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस का प्राइस नीचे ही आ रहा है, ये एक हमें अच्छी सिचुएशन नजर आती है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में आप देख पाएंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल गोल्ड फिलहाल पिछले कुछ महीनों से कहीं नहीं जा रहा है। तेजी आती है, वापस गिरावट हो जाती है। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ, 52,000 तक चला गया था। 49,000 से 52,000 गोल्ड के लिए अच्छा खासा मूवमेंट है, लेकिन वापस देखिए ऑलमोस्ट 50,000 तक आ गया है। आधी से ज्यादा रैली आपको खत्म होती हुई नजर आती है। तो गोल्ड में फिलहाल यही साइडवेज मूवमेंट, आपको ओवरऑल चॉपी मूवमेंट, वॉलेटाइल मूवमेंट कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। यूएस डॉलर के बारे में बात करें तो यहां पर तो देखिए एकदम क्लियर ट्रेंड है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि यूएस डॉलर में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और रुपये आपको वीक होता हुआ नजर आता है। कंटिन्यूअसली प्रॉपर पैटर्न बना के प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट के साथ ऊपर गया, यहां पर कंटिन्यूएशन हो रहा है और अभी भी फिलहाल आपको इंडियन रुपी वीक ही नजर आता है और यूएस डॉलर स्ट्रांग नजर आता है। तो कमोडिटी मार्केट में तो सिचुएशन अभी थोड़ी सी सुधर रही है, अच्छे संकेत आ रहे हैं। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड नीचे जा रहा है, लेकिन डॉलर मजबूत हो रहा है, तो करेंसी मार्केट से आपको अच्छे संकेत नजर नहीं आते हैं। यूएस मार्केट के बारे में बात करें तो S&P 500 में आप देख पाएंगे ओवरऑल तो ट्रेंड आपको बियरिश नजर आता है। यहां पर आपको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई थी, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिकवरी होती हुई नजर आई। लेकिन अगले दिन पे आप देख पाएंगे वापस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहां पर अभी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड आ चुका है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अगर यहां पर ये सस्टेन कर जाता है वॉलेटिलिटी में, भले ही यहां पर आपको गैप डाउन देखने को मिले, बहुत बड़ी रेड कैंडल भी देखने को मिले, लेकिन जब तक ये लो सस्टेन है और यहां पर ये कुछ वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है तो हम मान सकते हैं कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना है। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आती है। तो यूएस मार्केट में भी अभी गिरावट ही चल रही है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को अर्निंग्स है एसीसी के और 20th कांग्रेस ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक्चुअली ये कल ही शुरू होने वाला है, संडे को ही शुरू होने वाला है, लेकिन इसका इंपैक्ट ऑफ कोर्स आपको मंडे को मार्केट जब ओपन होगा तभी पता चलेगा। तो चाइना में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है इसके ऊपर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन हमें बनती हुई नजर आती है। ये जो अभी ज़ी जिनपिंग है ये कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो इनके जो लीडिंग फाउंडिंग लीडर है, जो इनका नाम आप पढ़ सकते हैं, मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, तो उनके जितना यहाँ पर मोस्ट पावरफुल रूलर रहेंगे। तो क्लियरली यहाँ पर सिचुएशन देखने वाली रहेगी किस प्रकार से एमर्ज होती है। ट्यूसडे को अगर बात करें तो चाइना का जीडीपी का ग्रोथ रेट का डेटा आने वाला है। वेडनेसडे को अर्निंग्स है अल्ट्राटेक, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, हैवेल्स, यूएस हाउसिंग स्टार्ट्स, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा किस प्रकार से सिचुएशन यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ग्राउंड लेवल पर तो वैसे भी देखिए यूएस मार्केट में कोई अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है, तो देखते हैं किस प्रकार से डेटा आता है। थर्सडे को अर्निंग्स हैं एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, कोलगेट, आईटीसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट कंपनीज की अर्निंग्स आपको दिखाई पड़ती है। यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आने वाला है। थर्सडे इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो अर्निंग्स तो है, अर्निंग्स एक बार ठीक है, यहाँ पर यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑफकोर्स मैं अर्निंग्स को यहाँ पर हल्के में लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस भी स्टॉक के यहाँ पर रिजल्ट्स आने वाले हैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं। अगर आप बात करें
निफ्टी 50 के बारे में, तो ऑफकोर्स एशियन पेंट, एक्सिस बैंक का, बजाज फाइनेंस का वेटेज फिर भी अच्छा है, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत बड़ा आपको इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिले। बैंकिंग पे जो इंपैक्ट आता है वो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स की वजह से आता है। निफ्टी पे रिलायंस का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स हैं। अगर बात करें फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन भी रिजल्ट्स ही मैंने टोरेंट फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचयूएल, एचडीएफसी लाइफ, बजाज होल्डिंग, बजाज फिनसर्व, अंबुजा सीमेंट, और सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, अभी मार्केट को कैसा लगता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल तो रिजल्ट्स मुझे अच्छे ही नजर आते हैं। मार्केट अभी क्या रिएक्शन देता है उस हिसाब से कल हम डिस्कस करेंगे कि परसों हम डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक में हमें क्या करना चाहिए। निफ्टी 50 के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से आपको 16,800 के करीब 200 दिन के मूविंग एवरेज के करीब सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तेजी आई, 17,500 से रेजिस्टेंस लिया, गिरावट देखने को मिली, यहां पर एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, लेकिन एटलीस्ट हमें फ्राइडे के दिन तो ये सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। तो मार्केट अभी आपको कुछ समय से एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। कोई बड़ा मोमेंटम आपको पिछले 1-2 हफ्ते में देखने को नहीं मिला है, और ये सपोर्ट भी अभी वीक हो चुका है। 16,800 से करके 17,000 का जोन ऑलरेडी एक बार और दूसरी बार सपोर्ट की तरह काम आया है, तो तीसरी बार भी काम आएगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सपोर्ट अगर टूटता है तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज भी टूट जाएगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे 3 हफ्ते से मोमेंटम नहीं देखने को मिला है, और वीकली चार्ट पे आपको इनसाइड कैंडल दिखाई पड़ती है। इनसाइड कैंडल मतलब लास्ट कैंडल के अंदर ही आपको ये कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो अगर ये हाई क्रॉस होता है तो तेजी आ सकती है, लो क्रॉस होता है तो आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 3 हफ्ते से मोमेंटम नहीं हुआ है, यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला इतना, फिर आपको पॉज देखने को मिला, तो ये कंटिन्यू रह सकता है। इसके चांसेस मुझे पर्सनली थोड़े से ज़्यादा नजर आते हैं। अभी तक देखिए वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चरल बेसिस पे निफ्टी वीक नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन लास्ट ट्रेंड नेगेटिव था, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये आपको इसी प्रकार से इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और फिलहाल डेली चार्ट पे भी कैंडल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रेड कैंडल्स थोड़ी सी ज़्यादा नजर आएगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था एक्चुअली कि मार्केट स्ट्रांग है, क्योंकि यहां पर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिली, लेकिन इसके ऊपर जा नहीं पाया मार्केट। जाता तो मार्केट सस्टेन कर सकता था, लेकिन अगले दिन पे आपको यहां पर वीकनेस देखने को मिली। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत आपको साइडवेज टू बियरिश का थोड़ा सा ज्यादा यहां पर बायसनेस रखना चाहिए। मिड कैप के बारे में बात करें तो यहां पर भी देखिए संकेत कोई खास अच्छे नजर नहीं आते हैं। बैंक निफ्टी में तो आपको तेजी देखने को मिली, मतलब लार्ज कैप तो ऊपर गए थे, वो भले ही रेड कैंडल देखने को मिले, लेकिन फिर भी आपको 1-1.5% की तेजी के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। मिड कैप में तो गिरावट हुई है 0.7% की। कल का जो लो था उसके कल का जो क्लोज था उसके नीचे क्लोज हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। पूरा मार्केट यहां पर फिलहाल जो कल गैप अप हुआ था वो सस्टेन नहीं कर पाया है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे भी फिलहाल आप देख पाएंगे अभी तक निफ्टी मिड कैप ज्यादा स्ट्रांग चल रहा था, लेकिन लास्ट जो कैंडल बनी है वीक की वो आपको कमजोर नजर आती है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो फिलहाल यहां पर जो स्ट्रेंथ थी लास्ट हफ्ते से आपको कम होती हुई नजर आई है। तो यहां पर अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो आपको ये वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल तो यहां पर एक अच्छा पैटर्न बना है, लेकिन ये सस्टेन होना यहां पर जरूरी है। अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर भी फिलहाल कोई खास अच्छे संकेत नजर नहीं आते हैं। कल का गैप अप कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था, यहां पर भी गिरावट का ही माहौल नजर आता है। और पिछले कुछ दिनों से जो स्मॉल कैप में रिकवरी देखने को मिली उससे ज़्यादा यहां पर गिरावट आपको एक ही दिन में नजर आई है। 3-4 दिन में जो रिकवरी होती है एक दिन में खत्म होती हुई नजर आती है। डबल टॉप आपको यहां पर बनता हुआ नजर आता है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो वापस आपको गिरावट एटलीस्ट 9,200 तक देखने को मिल सकती है, और ये ऑलरेडी टेस्टेड लेवल है, तो ये लेवल भी वीक हो चुका है, तो ये लेवल भी टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो स्मॉल कैप में वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी कोई खास अच्छे वीकली संकेत भी नहीं है। ओवरऑल वीकली चार्ट पे तो ये साइडवेज ही चल रहा है, मूविंग एवरेज देख के ही आइडिया आ जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल हमें थोड़ा सा बायसनेस वीकनेस की तरफ रखना चाहिए। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी संकेत कुछ इसी प्रकार से नजर आते हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी वीकनेस के संकेत है। और निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आता है। और कल हमने डिस्कस किया था रिलायंस इंडस्ट्री में भी वीकनेस चल रही है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए। ऑफकोर्स अगर हमें संकेत मिलते हैं तो वापस बुलिश हो सकता है मार्केट, वहां पर हम खेलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वीकनेस की तरफ दिखाई पड़ता है।
सबसे पहला स्टॉक जहां पर हम निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, कल हमने डिटेल में रिलायंस पे डिस्कशन किया था, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ओवरऑल एक अच्छे प्राइस जोन पे चल रहा है जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 2300 का जोन यहां पर एक अच्छा बाइंग जोन है, पहले भी आपको एक सपोर्ट की तरह काम होता हुआ नजर आया है। अगर आपने इस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्री को तो थोड़ा बहुत तो यहां पर खरीदारी बनती है। बॉटम किसी को नहीं पता है, भले मुझे लग रहा है कि स्टॉक में वीकनेस है, स्टॉक थोड़ा और नीचे आ सकता है, यहां पर ये ट्रेंड लाइन भी टूटती हुई नजर आई है तो स्टॉक थोड़ा और वीक हो सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर यहां पर बिल्कुल खरीदारी नहीं हुई है पास्ट में तो आप ये लेवल पे एक्यूमुलेट करना तो शुरू कर ही सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। आप देख पाएंगे किस प्रकार से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। हमने डिस्कस किया था कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करना मुश्किल है और ऐसा ही हुआ, गिरावट देखने को मिली। स्टॉक फिलहाल 2150 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, ये एक अच्छा लेवल है। लेकिन यहां पर आप देख पाएंगे पहले भी सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ी और गिरावट हो सकती है और स्टॉक आपको 2050-2000 ये जोन में आता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास का जोन है। तो ये एक अच्छा जोन रहेगा, यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है हैवेल्स। हैवेल्स में भी आप देख पाएंगे पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट से पहले बहुत तेजी या बहुत गिरावट हो जाती है, तो रिजल्ट्स कैसे भी है आपको ट्रेंड थोड़ा सा तो उल्टा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि सब कुछ पहले फैक्टर इन हो जाता है। अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है रिजल्ट्स खराब आएंगे, स्टॉक गिर गया है, रिजल्ट्स खराब भी आते हैं, लेकिन बाद में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। मान लेते हैं कि मार्केट को लग रहा है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, स्टॉक बढ़ गया और रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं, लेकिन बाद में स्टॉक गिर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 1200 का लेवल एक अच्छा लेवल है, चाहे तो यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सेफ साइड खेलना चाहते हैं, आपको डर लग रहा है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक और गिर जाएगा, तो वेट कर सकते हैं, अगले हफ्ते वैसे भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके बाद खरीदारी करना चाहें तो इस प्रकार से भी आप प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।